नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम पीटी 365 जो विजन आईएएस के द्वारा पीडीएफ जारी किया गया है, इसके कुछ करंट अफेयर्स के तथ्यों को देखेंगे। तो इसमें देखिए, राज्य व्यवस्था से जो है लगभग 13 टॉपिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से 15 टॉपिक हैं। ठीक है, तो इन्हें आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था से भी इसमें है, अर्थव्यवस्था से हैं। उसके बाद पर्यावरण से भी है, ठीक है, सामाजिक मुद्दे से भी हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी है, संस्कृति से भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है राज्य व्यवस्था से, देखिए पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर राज्य व्यवस्था से बात किया जा रहा है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में कॉलेजियम प्रणाली में कार्यकारी प्रतिनिधित्व की मांग ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत को जन्म दिया है। अब देखिए, शक्तियों का पृथक्करण किस तरह से हो रहा है। तो देखिए, एक तरफ है आपका न्यायपालिका, दूसरी तरफ आपका संसद है, तीसरी कार्यकारी सरकार। तो संसद को कानून निर्माण और उसमें संशोधन करने की शक्ति है, आप जानते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। कानून का निर्माण, नए कानून का निर्माण भी संसद के द्वारा किया जाता है और कानून को लागू करने का कार्य होता है कार्यकारी सरकार के द्वारा। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन कानून पर निर्णय लेने की जो ताकत है वो किसके पास है? न्यायपालिका के पास। अगर किसी कानून को या संसद के किसी संविधान के किसी जो है कोई भी लॉ है और उसको एक्सप्लेन करना होगा, तो उसके लिए न्यायपालिका उत्तरदायी है। उसको एक्सप्लेन करेगी, उस पर सही गलत का निर्णय लेगी, ये न्यायपालिका का काम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉलेजियम प्रणाली में कार्यकारी प्रतिनिधित्व की मांग हुई है, जिसके कारण भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। तो देखिए क्या है ये सारा मामला। देखिए, इस चार्ट के माध्यम से एक बार समझें शक्तियों का पृथक्करण। सबसे पहले देखें, इनमें से प्रत्येक संस्था दूसरे पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। दूसरा, हालांकि संविधान में शक्ति के पूर्ण और कठोर पृथक्करण का प्रावधान नहीं किया गया है, फिर भी कुछ अनुच्छेद शक्ति के पृथक्करण का संकेत देते हैं। तो कौन कौन से वो अनुच्छेद हैं उसको देखें। जैसे अनुच्छेद 50 डीपीएसपी के हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करे। तो कौन ये सुनिश्चित करेगा? राज्य करेगा। राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करेगा, ये अनुच्छेद 50 कहता है। अनुच्छेद 361 क्या कहता है? राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण प्रदान भी करता है, अनुच्छेद 361। उसके अलावा अनुच्छेद 105 और 194 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शक्तियाँ व विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 122 और 212 क्रमशः संसद व राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच करने पर न्यायालय पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं, ये जो है संविधान में शक्ति के पूर्ण और कठोर पृथक्करण का प्रावधान नहीं किया, फिर भी जो है ये अनुच्छेद जो है पृथक्करण का संकेत देते हैं कि इस तरह से पृथक्करण होना चाहिए। ये तो डीपीएसपी में ही आपने देख लिया, ठीक है, अनुच्छेद 50 में ही कि इसमें डायरेक्ट निर्देश दिया गया है राज्य को। और दूसरा 361 जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को संरक्षण दे रहा है। 105 जो संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्रदान कर रहा है, राज्य विधानमंडल को भी दे रहा है और संसद को भी दे रहा है। अगला है अनुच्छेद 122 और 212 जो संसद और राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच करने पर न्यायालय पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं, मतलब न्यायालय इनका जांच नहीं कर सकता। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है
एक केशवानंद भारती वाद के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ये केशवानंद भारती वाद कहता है, ठीक है, कि शक्तियों का जो है पृथक्करण होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट ये है कि राज्य के सभी तीनों अंगों के बीच न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का अतिव्यापन प्रकट हुआ है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो अतिव्यापन प्रकट हुआ है किस तरह से देखें तो कुछ अनुच्छेद हमारे पास, जैसे अनुच्छेद 13 है न्यायिक समीक्षा है, अनुच्छेद 32 और 226 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये जो है आपके कोर्ट के पास या न्यायालय के पास ये शक्ति है, न्यायिक समीक्षा करनी न्यायालय के पास शक्ति है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की असाधारण शक्ति है। तो इस तरह से जहां हम एक बार कहते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, वहीं जो है जिम्मेदारियों का अतिव्यापन भी हुआ है। आगे देखते हैं शक्तियों के पृथक्करण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहली बार इस अवधारणा का उल्लेख 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अरस्तु की कृतियों में मिलता है। अरस्तु ने सरकार के 3 अभिकरणों को महासभा, लोक अधिकारियों और न्यायपालिका के रूप में वर्णित किया गया था। आधुनिक समय में इस अवधारणा का उल्लेख 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेग्यू ने किया था। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक डे एल स्पिरिट डेस लोइस द स्प्राइट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत को अत्यधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में वर्णित किया है। तो फ्रांसीसी दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू, जिसने अपनी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत को बहुत ही वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया है। यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। देखिए, भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो पहला महत्व ये है कि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। दूसरा है यह व्यवस्था तानाशाही, अराजकता के उद्भव को रोकता है तथा संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखता है। न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अलग अलग संस्थाओं के बीच कार्यात्मक विशेषता सृजित करता है। साथ ही यह शासन को दक्षता सुनिश्चित करता है। सरकारी संस्थानों के बीच संघर्ष को कम करता है। ठीक है, तो ये शक्तियों के पृथक्करण का जो ये इसका महत्व है। अगला देखते हैं शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायपालिका के निर्णय क्या रहे। पहला तो है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, बहुत ही फेमस है। और इसको एक बार फिर से हम देखते हैं कि इस वाद में राज्य शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के मूल ढांचे के अधीन है। संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के मूल ढांचे के अधीन है, इसलिए मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में ये बात आई थी। दूसरा है IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 9वीं सूची कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूरा संरक्षण प्रदान करती है। यह मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो न्यायिक समीक्षा से पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है 9वीं सूची कुछ कानूनों को, जो कि मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन है। अगला है कि राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्यवाद। इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान ने वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को उसकी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी है। हालांकि सरकार ने अलग अलग भागों या शाखाओं के कार्यों में पर्याप्त अंतर किया है। अगला देखें पी कन्नदासन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि संविधान ने संवैधानिक न्यायालयों को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की है जो संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं।
संविधान ने संवैधानिक न्यायालयों और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को जो अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की है जो संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। अगला है गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि सरकार के तीनों अंगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों को अपने दायरों के भीतर और संविधान द्वारा निर्दिष्ट कुछ अतिक्रमणों को ध्यान में रखकर करेंगे। करतार सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद। न्यायालय ने कहा था कि संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कानून का निर्माण करना विधायिका का काम है और कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है तथा कानून की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका का है। ये करतार सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में आया था। अन्य संबंधित कुछ तथ्य हैं जैसे कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नेशनल जुडिशियल कमीशन एनजेसी विधेयक 2022। हाल ही में राज्यसभा में एक गैर सरकारी सदस्य ने एनजेसी विधेयक नेशनल जुडिशियल कमीशन 2022 पेश किया है। एनजेसी विधेयक 2022 का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करना है। ठीक है, यह विधेयक एनजेसी द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रियाओं को विनियमित करने का प्रयास करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों तथा सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने हेतु। दूसरा है उनके स्थानांतरण के लिए तथा न्यायिक मानकों को निर्धारित करने और न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार या अक्षमता से संबंधित व्यक्तिगत शिकायत की जांच के लिए विश्वसनीय और उचित तंत्र स्थापित करने का प्रावधान करने के लिए। और चौथा है किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई के संबंध में संसद द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाने वाले समाधान की प्रस्तुति के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके तहत ये विधेयक एनजेसी द्वारा अपनाए जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रियाओं को विनियमित करने का प्रयास। मतलब ये विधेयक अगर पारित हो जाता है तो ये जो 4 पॉइंट हैं इन सभी को जो है विनियमित किया जा सकेगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा विषय है संघवाद दिल्ली का विशिष्ट दर्जा। सुर्खियों में क्यों? देखें, हाल के दिनों में केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच जारी टकराव से केंद्र शासित प्रदेशों में नियमित प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अन्य क्या संबंधित तथ्य हैं? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव का एक मामला चल रहा है। यह मामला दिल्ली में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सिविल सेवकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई भी शासित प्रदेश और कुछ नहीं बल्कि संघ का ही विस्तार है, यानी भारत का ही विस्तार है कोई भी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति क्या है? 1991 में संविधान में 69वां संशोधन किया गया था। इसके माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया था। साथ ही इसकी अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और विधानसभा का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे ध्यान दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 239A के बाद 2 नए अनुच्छेद 239AA और 239AB को जोड़ा गया। विधानसभा के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में कुछ भी सूचीबद्ध करने की शक्ति होगी। किसके पास? विधानसभा के पास। जहां तक ये ऐसा कोई मामला जो केंद्र के शासित प्रदेशों पर भी लागू होता है। ठीक है, यदि उपराज्यपाल, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके मंत्रियों के बीच किसी मामले पर मतभेद हो जाता है तो उपराज्यपाल इस मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार काम करेंगे।
और कुछ देखते हैं इसमें। देखें, सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं, जैसे कि GNCTD बनाम भारत वाद संघ 2019। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने इस वाद में सेवाओं पर GNCTD और केंद्र की शक्तियों के सवाल पर अलग अलग निर्णय दिया और मामलों को 3 जजों की पीठ को भेज दिया। NCT दिल्ली सरकार बनाम भारत संघवाद 2018। उपराज्यपाल उन मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह मानने के लिए बाध्य है जो प्रत्यक्ष रूप से उसके नियंत्रण में नहीं है। पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य मुद्दों पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि COM द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में उपराज्यपाल को सूचित किया जाना जरूरी है। देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों के बीच में क्या अंतर है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ज़्यादा शक्तिशाली हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कार्यकारी कार्य सौंपे गए हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुख्यमंत्री के परामर्श से लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े मामलों में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यदि संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के तहत ऐसा उपबंध किया गया है। दिल्ली का उपराज्यपाल GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 और राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन नियम 1993 द्वारा भी निर्देशित है। वहीं दूसरी तरफ पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर अधिकतर मामलों में संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 द्वारा निर्देशित है। संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 AA सहित GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसी कारण यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका पुडुचेरी की तुलना में कहीं ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 239 और 239 AA सहित GNCTD अधिनियम 2021 द्वारा स्पष्ट रूप से ये बात कहा गया है, रेखांकित किया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसी कारण यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका पुडुचेरी की तुलना में ज़्यादा है। तो ये है दोस्तों। अब देखें, NCT दिल्ली में लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र, ये सब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके अधिकार क्षेत्र में लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित विषय अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे पावरफुल नहीं है। ठीक है, पुडुचेरी की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत है यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी केंद्र सरकार की दखलंदाजी दिल्ली जैसे राज्यों में ज़्यादा है बजाय पुडुचेरी के। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 या इसको GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021 के नाम से भी आप जानते हैं। तो ये है क्या, इसके बारे में ज़रा एक बार डिटेल में देखें कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का अर्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। पहली बात, विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का अर्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ना कि मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसी से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार जो है केंद्र और राज्यों में शक्तियों के बारे में जो है इस तरह से नोक झोंक हुई है, कई बार इस पर पत्राचार हुआ है, कई बार इस पर बहस हुई है। तो अगला देखिए पॉइंट कि दिल्ली के मंत्रिमंडल या किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णयों पर किसी भी कार्यकारी कार्यवाही से पूर्व
उपराज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा। यानी कोई भी मंत्री कोई भी कार्य अगर कार्यवाही करना चाहेगा तो उससे पहले जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनका भी विचार जाना जाएगा, बिना उसके काम नहीं किया जाएगा। उपराज्यपाल को उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष भेजने का और या अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति दी गई है, जैसे जिसको आप वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, जो संयोगवश किसी ऐसे मामले को शामिल करते हैं जो विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है। अब वो शक्तियाँ जैसे जो भूमि वाली बात आ गई, या जो लोक प्रशासन की बात आ गई, या फिर पुलिस की बात आ गई, तो अगर इससे संबंधित कोई बात है तो या तो वो जो है अनुमति नहीं देगा, या फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा, या फिर अपने पास सुरक्षित रखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दिल्ली सरकार के प्रशासन का विकास किस तरह से है, तो आप इसको देखें। जैसे 1950 इसे भाग सी का राज्य बनाया गया 1950 में दिल्ली को। 1951 में निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया। ठीक है, उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 1966 में दिल्ली को सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया। 1991 में 69वां संविधान संशोधन और GNCTD अधिनियम 1991 पारित किए गए, और फिर 2021 में GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया। तो ये जो GNCTD 2021 है, इसके द्वारा सरकार शब्द का अर्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, चुनी हुई सरकार नहीं होगी। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का कोई पावर नहीं है, सरकार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा एक तरह से जो चुनी हुई सरकार थी उसकी शक्ति को एकदम कंट्रोल कर ली गई। चलिए, अब इस टॉपिक में इतना ही है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, ये भी पॉलिटी से संबंधित है। पॉलिटी का तीसरा टॉपिक है सदन का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ हाउस। ठीक है, सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केविन मैकार्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का स्पीकर अध्यक्ष चुना गया है। देखें, केविन मैकार्थी अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का स्पीकर या अध्यक्ष चुना गया है। अब देखें, अब हमारे देश में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर हैं, उनमें क्या अंतर है? ठीक है, या उनको हम तुलना करें, क्या समानता है, क्या अंतर है? देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो अमेरिका का जो एक तरह से कह सकते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ का निम्न सदन है, और हमारा निम्न सदन क्या है? लोकसभा। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर को कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान साधारण बहुमत द्वारा चुना जाता है। यहाँ कांग्रेस का मतलब संसद से है, संसद, ये कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे संसद मतलब अमेरिकी संसद को ही कांग्रेस कहा जाता है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर को कांग्रेस यानी संसद के, अमेरिका के संसद के प्रथम सत्र के दौरान साधारण बहुमत द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और भारत के लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं? दोनों को साधारण बहुमत द्वारा चुना जा रहा है। और क्या समानता या अंतर है, पहले उसे देखते हैं, फिर पीछे की कुछ पॉइंट को देखते हैं। देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है एक साथ एक सदन का पीठासीन अधिकारी, एक दल का नेता तथा अन्य कर्तव्यों के साथ साथ प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष जो कि सदन, देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो पीठासीन अधिकारी होता है। अध्यक्ष लोकसभा का सचिवालय का प्रमुख होता है, जो उसी के ही नियंत्रण एवं निर्देशन के तहत कार्य करता है। अमेरिकी संविधान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों को किसी बाहरी
अर्थात गैर सदस्य को स्पीकर नामित करने से नहीं रोकता। ठीक है, यानी बाहरी व्यक्ति को भी स्पीकर बनाया जा सकता है। हालांकि स्पीकर को आमतौर पर सदन के निर्वाचित सदस्यों के बीच में से ही चुने जाने की परंपरा है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है बाहर के भी किसी व्यक्ति को जो उस संसद का हिस्सा नहीं है उसे भी स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है या उन्हें चुना जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो अपने बीच में से ही चुनते हैं। और यहाँ पर देखें, चुनाव के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ये बात एकदम फुल प्रूफ है। यानी लोकसभा के बाहर के व्यक्ति को आप लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं कर सकते। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष होना अनिवार्य है। अगला देखें, स्पीकर का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, उसमें जो स्पीकर है उसका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल तक होता है? 5 साल तक का होता है। जब कभी भी लोकसभा का विघटन जिसका वह अध्यक्ष है किया जाता है तो विघटन के बाद पुनर्निर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वह अध्यक्ष पद पर बना रहता है। यानी अगर विघटन भी हो गया लोकसभा का अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले, अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो नए लोकसभा के गठन से पहले तक और उसके नए जो लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन होने के पहले तक जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है वो उस लोकसभा का अध्यक्ष बना रहेगा। और ये 5 साल तक इसका कार्यकाल है, जबकि ये इसका चुनाव प्रत्येक 2 साल में होता है। और यहाँ पर देखिए, अमेरिका का जो स्पीकर है, कांग्रेस का स्पीकर यानी अमेरिका के संसद का जो है वो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी की पंक्ति में दूसरे स्थान पर होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी पंक्ति में दूसरे स्थान पर होता है। यानी राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति हैं, उसके बाद जो है सीधे स्पीकर। यानी तात्पर्य है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में स्पीकर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसका कार्य कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है, दोनों नहीं है, तो राष्ट्रपति का काम स्पीकर देखेगा, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में अध्यक्ष के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। तो भारत और अमेरिका वाले में जो अंतर था वो हमने देखा। अब कुछ इसमें बिंदु थे जो हमने छोड़े थे, यहाँ पे देखें। अब बात आई है लोकसभा अध्यक्ष की, तो यहाँ पर हम एक बार भारत में जो व्यवस्था है उसको एक बार देखते हैं। देखें, जैसे कि हमने देखा कि 5 साल के लिए नियुक्ति भारत में होती है। तो देखें, लोकसभा अध्यक्ष क्या है? तो नियुक्ति लोकसभा अपने सदस्यों में से निर्वाचित करती है। ठीक है, अनुच्छेद 93 में ये बात कहा गया है। जबकि अभी हमने देखा था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर थे उनका जो चुनाव है, वैसे तो आमतौर पे वो लोग भी अपने ही बीच से, अपने ही किसी सदस्य के बीच में से ही किसी का चुनाव करते हैं। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो बाहर से भी किसी व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं। ठीक है, ये अंतर है। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, सदन या लोकसभा दूसरे सदस्य का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभा अध्यक्ष संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इसका कार्यकाल देखिए 5 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या है? देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वह लोकसभा की अध्यक्षता के साथ साथ संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जो संसदीय समूह है उसका पदेन अध्यक्ष होता है और लोकसभा अध्यक्ष तो होता ही है। जब लोकसभा भंग होती है तो वह अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करता और नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले पद पर बना रहता है। ये नया वाला जो लोकसभा गठित होगा और उसमें लोकसभा का जो चुनाव होगा लोकसभा अध्यक्ष का, उसके ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्यों के देखते हैं।
देखिए, सदस्यों का संपूर्ण सदन इसकी समितियों में शक्तियों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। वह 3 स्रोतों से अपनी शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त करते हैं। भारत का संविधान, लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराएं। वह पहली बार में मतदान नहीं कर सकता, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट जो है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ऑप्शन में न्यायपालिका भी दे सकता है, तो इसका आप ध्यान रखें। पद से हटाया जाना। अध्यक्ष को निम्नलिखित में से तीन में से किसी भी स्थिति में अपना पद रिक्त करना होगा। ये बात कहाँ कही? अनुच्छेद 94 में कही गई है। लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। दूसरा, उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है अपनी मर्जी से। जब लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, यानी अगर उसकी सदस्यता चली जाए किसी कारण से, ठीक है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसे लोकसभा का सदस्य होना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। उन्हीं में से वो चुना जाता है। और अगर किसी कारणवश किसी कार्रवाई के बदले, जैसे दल बदल नियम का कोई कानून उस पर लागू हो गया और उसकी सदस्यता चली गई, तो सदस्यता अगर चली गई तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता। ठीक है। यदि उसे उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो वह लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक है, अध्यक्षता नहीं कर, पद पे तो रहेगा लेकिन अध्यक्षता नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 96 में बात कही गई है। वेतन और भत्तों की बात करें तो अनुच्छेद 97 में है, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसके वेतन और भत्ते कहाँ से देती है संसद? तो भारत की संचित निधि से लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते देते हैं। तो ये होता है दोस्तों। तो देखिए 32 मिनट का समय हो गया और आगे तो और भी टॉपिक हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा। और अगला टॉपिक है उपाध्यक्ष के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखते रहें और बार बार देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएंगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही रिलेट करके बताया गया है चीज़ों को। और ये आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और फिर अगला जो हमारा टॉपिक है ये उपाध्यक्ष वाला, उसको लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच।